नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल दोहा कतर में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनागुरेशन किया। अच्छा, कल से रेगुलर मैचेस शुरू हुए और पहला मैच था ईरान और इंग्लैंड के दरमियान। क्या नाम है उसका, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में उन्होंने वो मुनक़िद किया था। रिवायत है, ये रिवाज है कि जब ये मुकाबला शुरू होता है तो पहले दोनों टीमें आके खड़ी होती हैं। उन दोनों टीमों के ममालिक का कौमी तराना बजाया जाता है और वो लोग ख़ुद उसके साथ साथ कौमी तराने को गाते हैं। लेकिन कल एक अजीब बात हो गई। ईरान की जो टीम थी उसने जब उसका कौमी तराना बजाया जा रहा था तो वो खामोश खड़े रहे। उन्होंने उसके साथ अपने लब हिलाने से इनकार कर दिया। अब वो हकीकत में जो है ना, वो जो 2 माह कबल से वहाँ पर एक तहरीक चल रही है। वो एक लड़की थी ईरानी, महासा अमीनी, कुर्द लड़की थी, जिसको उसको हिजाब पहना तो हुआ था लेकिन कुछ शायद सही तौर पर नहीं पहना था। तो वो जो कल्चर पुलिस है वहाँ की उसे पकड़ कर ले गई थाना और फिर उसे इतनी मारपीट की कि वो बेचारी मर ही गई। और उसके बाद से जो ये एहतजाज शुरू हुआ है पूरे मुल्क ईरान में। अब अभी वो पहले तो लड़कियों ने किया, उन्होंने अपने बाल काटे और ज़बरदस्ती अपने हिजाब उतार के फेंक दिए, जला दिए, ऐसा बहुत। लेकिन अभी वो जो है ना पूरे मुल्क में फैल गया। अभी मर्द लोग ज़्यादा उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अभी ये जो एंटी हिजाब जो प्रोटेस्ट है ना, ये अभी बदल गया है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में। क्योंकि 79 से लेके ये जो मज़हबी हुकूमत, दकियानूसी हुकूमत वहाँ पर हुकूमत कर रही है और उनके जो आवाम मुखालिफ फ़ैसले हैं जिनकी वजह से लोग अभी अपने आप को एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि इस हुकूमत को उठा के फेंक दें। तो इसीलिए वो पूरे मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं। और हकीकत में तो वहाँ के अवाम का ये ख़याल था कि ईरान की जो नेशनल फ़ुटबॉल टीम है वो कतर न जाए और ये टूर्नामेंट में हिस्सा न ले। लेकिन वो वहाँ से निकले और इत्तेफाक की बात ये है कि निकलते वक्त इब्राहिम रईसी जो सदर हैं ईरान के, उनसे उनकी मुलाकात कराई गई। वहाँ तब तक वो खामोश थे। लेकिन जैसे ही वो कतर पहुँचे, यानी दोहा पहुँचे, और उसके बाद जब ये मुकाबला कल शुरू हुआ तो उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया कौमी तराना न गाकर। अच्छा, ये जो एहतजाज हो रहा है 2 महीने से, इसके मैं कुछ आदाद व शुमार देता हूँ आपको। इसमें अब तक तकरीबन 400 लोग हलाक हो चुके हैं। ये जो है ना आदाद व शुमार सरकारी हैं, गैर सरकारी तौर पर खुदा बेहतर जानता है कितने लोगों को वहाँ की पुलिस ने मार दिया है। लेकिन 400 के सरकारी आदाद व शुमार हैं और उनमें 58 बच्चे हैं और 17,251 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं एंटी गवर्नमेंट स्टर में। अब ये अलग बात है कि अभी उन्होंने एहतजाज में ये तराना गाने से इनकार तो किया है, लेकिन अब वो बेचारे जाएंगे कहाँ? वापस तो उनको ईरान जाना ही पड़ेगा। सब लोगों के ख़ानदान वहीं पर हैं। अब जब वापस जाएंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी सरकारी तौर पर इक़दाम उठाए जाएंगे और हो सकता है कि सब के सब पूरी की पूरी टीम को जेल में डाल दिया जाए और या फिर उनकी रुकनियत जो मेंबरशिप है उनकी फुटबॉल टीम की वो कैंसिल कर दी जाए और फिर एक नई टीम बनाई जाए, भले ही वो मुल्क के मुफाद में न हो।
नाज़रीन, एक वेब साइट है फैक्ट्स फोकस, वो चलाता है एक मिस्टर अहमद नूरानी है। और ये लोग मतलब ये साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जो कोई भी करप्शन करते हैं, बड़े बड़े आला मुकाम पर जो होते हैं, अभी ऐसे तो खैर एक सिपाही भी लेता है रास्ते में किसी को रोक कर, ट्रैफिक का पुलिस वाला भी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो बड़ी बड़ी करप्शन जो होती है हज़ारों करोड़ की या 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, तो उसके बारे में वो बताता रहता है। तो अभी उसने मौजूदा जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके जो है ना इनकम टैक्स गोशवारे जो है ना उस तक उसकी पहुंच हुई है। और उसने उनमें से जो आदाद व शुमार निकाले हैं उससे ये पता चलता है कि 2016 तक, ये 2016 में अपॉइंट हुए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 3 साल पहले था, 19 में उनको एक्सटेंशन मिली थी और अभी 22 में वो रिटायर होने जा रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि 29 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, 28 तारीख को उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो 2016 के बाद यकायक उनकी कमाई में इजाफा हो गया। पहले तो जैसे घर चलता था, लेकिन उसके बाद फिर यके बाद देगरे जो उन्होंने जो भी रिटर्न भरे, अब ये भी सब वाइट कराया है उसने ताकि उसको बाद में हमेशा के लिए काम में आए। और अभी उसके अपने नाम, उसकी अपनी बीवी के नाम, उसकी जो है बहू है उसके नाम, ये जो है ना सबके नाम पे अलग अलग प्लाजास हैं, शॉपिंग प्लाज़ा, और बड़े बड़े जो है प्लॉट्स हैं, बंगले हैं, फ्लैट्स हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर, अच्छा दुबई में, बाहर के ममालिक में भी हैं। और वो जो उन्होंने जो डिक्लेयर किए हैं जनाब कमर जावेद बाजवा ने, उसकी कीमत 1270 करोड़ रुपया है। ये सिर्फ 6 साल में ये वाइट में उसने बनाए। अभी कैसे ये बने हैं ये तो अभी वो उन्होंने इनकम टैक्स वालों को भी ये राम किया और उनको ये उनके सामने पेश किए गोशवारे, और उन्होंने ये कबूल भी कर लिए हैं। तो अभी मज़े की बात ये है कि जैसे ही इफेक्ट फोकस ने ये मंजर आम पे लाया और लोगों में चिमिगोयाँ होने लगी, तो पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़जाना, ज़ाहिर है इनकम टैक्स के ऊपर तो वही रहते हैं, इसहाक डार, उसने फ़ौरन वज़ीर आज़म का एक असिस्टेंट है शहबाज शरीफ का, उसका असिस्टेंट का नाम है महमूद पाशा। महमूद पाशा को उन्होंने हुक्म दे दिया इसहाक डार ने कि ये लीकेज कैसी हुई, ये सरकारी जो आदाद व शुमार हैं, मतलब प्राइवेट जो टैक्स रिटर्न्स हैं, उसकी तफसीलात फैक्ट्स फोकस के पास कैसे पहुँचे। और उसको हुक्म दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। इसकी कुछ तफसीलात हैं थोड़ी बहुत, ऐसे तो बहुतों ने आपको बताया होगा, आपने देखे भी होंगे, पेपर में भी आए हैं। 2016 तक उनकी जो बेगम थी, उनका नाम था आयशा अमजद, उनको एक रिटर्न भी नहीं भरती थी इनकम टैक्स का, यानी वो जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे कम कमाई होती थी, इसीलिए वो रिटर्न भी नहीं भरते। उसके बाद उसने रिटर्न भरने शुरू किए हैं और अभी 2021 तक उसके जो वाइट में असासे बन चुके हैं वो 220 करोड़ के हो चुके हैं। अच्छा, ये सभी इनके अलावा जो फ़ौज की तरफ से उनको जो प्लॉट्स वगैरह मिलते रहते हैं कैंटोनमेंट एरियाज़ में, या उनकी जो सोसाइटीज़ रहती हैं, वो सब अलग है। ये उनके अलावा है अभी। अच्छा, उनकी बहू है महानूर साबिर, लाहौर की है वो लड़की, अभी तो खैर उनके साथ रहती है वो पिंडी में, लेकिन वो उसका जो समधी है साबिर, वो लाहौर में रहता है, वो भी पैसे वाला है। उनके नाम पर, उनकी बहू के नाम पर 2018 में कुछ भी नहीं था, अभी वो 127 करोड़ की मालिक हो चुकी हैं वो। ख़ास बात ये है जनाब कि हमें नहीं लगता कि ये जो कुछ भी मतलब इंकिशाफ हो रहे हैं, इनसे आम पाकिस्तानी को कोई असर पड़ता है।
क्योंकि आम पाकिस्तानी तो सिर्फ अपने पेट के पीछे ही लगा रहता है। उसके लिए ये बड़ा मसला है कि ये जो 300 रुपये किलो प्याज मिल रही है उससे वो कैसे मुकाबला कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए ना, अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने जो है इंकशाफ हो रहे हैं धड़ाधड़ कि भाई वो फॉरेन फंडिंग केस में इतने करोड़ उसको मिले, गुम हो गए। अच्छा, उसको तोशाखाना में उसको जो घड़ियाँ मिली और जो दूसरे हार मिले वो उसने जाके बाज़ार में जाके बेच दी और पैसे जेब में रख दिए। तो ऐसे जो भी इंकशाफ होते हैं उसके बावजूद लोग इमरान खान के पीछे दीवाने हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ अगर ये जो अहमद नूरानी ने ये इंकशाफ किए हैं तो इससे कमर जावेद बाजवा की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। नाज़रीन, इमरान खान अभी वो ख़ुद तो नहीं लीड कर रहे हैं। वो जो उनका लॉन्ग मार्च है 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था लाहौर के लिबर्टी चौक से। अभी वो जुमे के रोज़ यानी 3 दिन के बाद, आज 22 से 25 तारीख को पिंडी पहुंचेगा और उम्मीद है कि 26 को उसको जनाब इमरान खान ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं आके मिलूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आइंदा की हमारी स्ट्रेटजी या लाया अमल क्या होगा। तो अभी उन्होंने मरी रोड पर, रावलपिंडी से जो मरी को रोड जाता है उस पर एक टेंट सिटी बनाया है, यानी खैमे लगाए हैं और लोगों के रहने का इंतज़ाम भी किया है। कहते हैं कि उस टेंट सिटी में 40,000 लोगों के रहने का इंतज़ाम है। बकौल शाह महमूद कुरैशी के वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बशर्ते हुकूमत इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दे। भाई साहब, आपने इसीलिए ही तो लॉन्ग मार्च निकाला है। अगर आपका मकसद पूरा हो जाए तो फिर बाकी मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही क्या बचती है। लेकिन हुकूमत, हमें तो ये लगता है कि अब तक इस किस्म की कोई भी उसकी इंक्लिनेशन नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख़ का जल्द से जल्द ऐलान कर दे। वो तो अब तक यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो आप अगस्त 2023 समझ लीजिए, यानी जब ये जो नेशनल असेंबली है उसका जो रेगुलर दौर है, टेन्योर है 5 साल का पूरा होगा तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन अभी ये तो इन्होंने तो ये लॉन्ग मार्च इसीलिए निकाला है और कह तो ऐसा रहे हैं कि 5 लाख से लेके 20 लाख तक लोग आ सकते हैं पिंडी इस्लामाबाद में 26 तारीख को। अब देखें क्या होता है। पिछली मरतबा भी इन्होंने कुछ ऐसे ही ऐलानात किए थे, लेकिन लोग आए थे 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये अलग बात है कि वो 10,000 लोगों ने भी बहुत धमा चौकड़ी मचाई थी, बहुत नुकसान किया था, पेड़ जलाए थे, एक बिल्डिंग जलाई थी और बहुत सारा सरकारी इमलाक का नुकसान किया था। लेकिन अब तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम 10-20 लाख लोग वहाँ पर आएंगे 26 तारीख को। तो फिर खुदा बेहतर जानता है क्या हशर करेंगे रावलपिंडी का। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरकज़ी सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। उन्होंने आर्मी को लिखा है कि वो जो सीनियर मोस्ट हैं, कहते कुछ लोग कहते हैं 5, कुछ लोग कहते हैं 6, वो नाम मांगे हैं और वो आज वो नाम उनके पास आ जाएंगे। फिर वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक का नाम मुंतखब करके और वो समरी जो है वो भेज देंगे सदर आरिफ अलवी को। और फिर जब सदर आरिफ अलवी उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे तो उसके बाद उसके नाम का, अभी ये भी इत्तेफाक बोलिए या जानबूझकर वो इमरान खान कुछ ऐसा ही उनको मालूम है अंदर की बात कि जैसे इमरान खान ने कहा है कि हम 26 तारीख को ये मैं उधर पहुंचूंगा और लॉन्ग मार्च की तकरीर करूंगा, वो जो लास्ट होगी। तो उसके साथ अभी ये भी ऐसे गवर्नमेंट भी ऐसे कह रही है कि हम जो ऐलान करेंगे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो भी 26 नवंबर को ही होगा।
नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ ने प्रेस वालों से बात करते हुए कहा कि ये जो हमें इसका दुख होता है कि ये इमरान ख़ान जो है ना उसी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ गया है जिसने इसे नॉन एंटिटी से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनाया। क्योंकि 2018 में अगर कमर जावेद बाजवा उसकी मदद न करते तो वो किसी भी सूरत में, इसी तरह तो 2013 में भी उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। या तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी मदद की तो 2018 में वो वज़ीर आज़म बन गया। भले ही सीटें पूरी न हुई तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट वालों ने मतलब जहांगीर तरीन और अलीमुद्दीन की मार्फत MQM या दूसरे जो है ना मेंबर इकट्ठे करके दिए और उसकी हुकूमत खड़ी हो गई। तो अभी जनाब इमरान ख़ान ने भी 2 रोज़ के बिल जब भी बात की तो उसने कहा, अब यहाँ तक कह रहे हैं इमरान ख़ान कि चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि 9 अप्रैल को मुझे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। अच्छा, ये सुनिए थोड़ा ध्यान से। इमरान ख़ान कहता है कि चलिए मैं मान लेता हूँ इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। ये देखिए ना, इनके यू टर्न है। पहले बोलता था अमेरिका ने रिजीम चेंज की साजिश की, उसका हाथ है, फिर बोले कि नहीं मैं उसको भी मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। अब बोलते हैं कि चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई हाथ नहीं था, लेकिन अगर वो चाहते तो मेरी मदद करते और मैं बच सकता था। यानी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसका मतलब मान रहे हैं कि पहले भी वही मुझे लाए थे और अगर वो चाहते तो मुझे बचा सकते थे और मैं अब तक वज़ीर आज़म बना रह सकता था। और अब भी वो खुलम खुला जो है ना, नाम को तो वो डेमोक्रेसी इंतखाबात ये वो कह रहे हैं, लेकिन वो हर सूरत में चाहते हैं कि भले एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू मैं एक बार फिर से वज़ीर आज़म बन जाऊं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।